हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ पे खैरियत से हूँ। आज हम बात करेंगे होंडा के फाउंडर चंग जू यंग की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चंग जू यंग का जन्म 1915 में हुआ था, कोरिया के एक छोटे गांव में। उनका सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली के फाइनल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए। उन्हें बचपन में दिन रात खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ऐसे कई दिन होते थे कि फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। प्रॉपर कपड़े और मेडिकल तो दूर की बात है। चंग चंग को लकड़ियां बेचने के लिए पास के शहर जाना होता था। वहां उन्होंने देखा कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना और उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, वो भी बिना दिन रात खेतों में काम किए हुए। ये सब देख के वो अपनी गरीबी और अपनी फार्म की लाइफ से फ्रस्ट्रेट होने लगा और अपने भी बेटर जिंदगी चाहने लगा। एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा कि एक पास के शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लगा हुआ है और उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर की जरूरत है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और उनकी धड़कनें तेज हो गई। और 1932 में 16 साल की उम्र में चंग ने एक फैसला लिया। वो अपना घर छोड़ के भाग चुके शहर की तरफ। एक रात चुंग अपने दोस्त के साथ शहर की ओर निकल पड़े। करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कौन शहर पहुंचे और वहां कंस्ट्रक्शन लेबर का काम ले लिया। काम काफी मुश्किल था लेकिन कमाई काफी कम। लेकिन चौंग काफी खुश थे, लेकिन वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा पा रहे थे। करीब 2 महीने तक उन्होंने भारी काम किया और वो पकड़े गए। चौंग के फादर ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस गांव में आके फार्मिंग में लगना पड़ा। उनके लौटने से फैमिली तो काफी खुश थी, लेकिन चौंग खुश नहीं थे। 2 महीने के काम में चौंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियर का पेशेंट जगा दिया था। और वो जानते भी थे कि खेतों में काम करके वो कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और इसीलिए वो 2 बार और भागने की कोशिश करते, लेकिन दोनों ही बार उनके फादर कुछ ही दिनों में ढूंढ लेते। फाइनली 1934 में 18 की एज में वो अपना फोर्थ एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता। वो सोल पहुंचते हैं जो आज के दिन में साउथ कोरिया का कैपिटल है, और वहाँ उन्हें जो भी काम मिला वो उन्होंने किया। सब में पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर, फिर फाइनली उन्हें एक राइस फैक्ट्री में जॉब मिली। कस्टमर और शॉप ओनर उनके काम से इतने खुश थे कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से और मैनेजर बना दिया गया। इसके बाद चंग ने काफी मेहनत की और अपने बलबूते ही शॉप को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके थे, और 2 साल चंग ने मेहनत की, मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड की, जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। कि तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस समय कोरिया में जापान का रूल था। जापानीज चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को वॉर के समय सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप की ओनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ले गई और सालों की मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चंग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। ये सोच के साथ वो ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। बहुत जल्द उन्होंने कार रिपेयर बिजनेस स्टार्ट किया और 1940 में 3000 वॉन का लोन लेके एडो सर्विस गैराज खोला। लेकिन इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि खुलने के 1 महीने के बाद ही गैराज में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। चंग की सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी। उन्हें अपना लोन चुकाना था और कस्टमर को भी जो लॉस के लिए कंपनसेशन करना था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में इजीली हार मान जाता है, लेकिन चंग ने हमेशा की तरह प्रॉब्लम को फेस किया। उन्होंने 3500 का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैराज खड़ा किया। चंग ने देखा कि कस्टमर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि कार रिपेयर होने में सब कई हफ्ते लग जाते थे, लेकिन उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहां कॉम्पिटिटर को एक सर्टन रिपेयर के लिए 20 दिन लग जाते थे और वही चंग का गैराज 5 दिन में कर देता था। उनका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ, अगले 3 साल में यानी 1943 में उनकी वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉय तक ग्रो हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना पूरा लोन रीपे कर चुका था और फैमिली को भी सोल में सेटल कर दिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था और तभी एक और मेजर डिजास्टर हो गया। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने थे, इसलिए जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल शिप प्लांट से मर्ज कर दिया। एक बार फिर उनकी सालों से मेहनत से खड़ा किया बिजनेस एक झटके में छीन लिया गया। चौंग वापस से स्क्वायर वन पे आ चुके थे। उन्हें अपनी फैमिली के साथ गांव वापस लौटना पड़ा, लेकिन इनके पास 50,000 सेविंग थी और वो कॉन्फिडेंस थे कि वो फिर से एक बिजनेस बना लेंगे।
वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के साथ साथ कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया। कोरिया के नॉर्थन एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और सदर्न एरिया में अमेरिका का। तो इन दोनों में मिलकर जापान के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी। इसी के चलते कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। 1946 में चंग वापस सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस रीस्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था पर इस बार नाम नया था, हुंडई ऑटो सर्विस। हुंडई मतलब मॉडर्न। कार रिपेयर का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, तभी चंद ने नोटिस किया अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग बना रहा है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी स्पॉट किया। उनके पास कंस्ट्रक्शन बिजनेस से ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पेशेंस जिंदा था जो उन्हें एक यंग डेज में लेबर की तरह काम करके मिला था। और इसीलिए उन्होंने 1947 में 31 की एज में हुंडई सिविल वर्क कंपनी को एस्टेब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एस्टेब्लिश ली। शुरुआत में उन्हें काफी छोटे बड़े काम मिले, लेकिन 1950 आते आते उन्हें मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिलने लगे और अब यही मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देता है। नॉर्थ कोरियन ट्रूप सोल के काफी करीब आ चुकी थी, जिस कारण चुंग को अपना पूरा काम छोड़ के अपनी सेविंग के साथ पुशंगसेन जाना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चोंग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते। इस समय यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन आर्मी से लड़ रही थी और उन्हें टैंक्स, वेयरहाउस, आर्मी हेडक्वार्टर की जरूरत थी। चंग ने ऑब्जर्व किया अमेरिकन के पास पैसों की कमी नहीं थी, उन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए और चंग ने अमेरिकन को वही दिया। उन्होंने एक छोटी टीम से वापस शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया, मतलब प्राइस सही है तो वो कोई भी प्रोजेक्ट लेने को तैयार थे। वॉर चल रही थी और ऐसे में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई, कई बार लॉसेस भी हुए, लेकिन एक बार जबान देने के बाद उन्होंने कभी भी कोई प्रोजेक्ट बीच में नहीं छोड़ा। उन्हें इसी रिलायबिलिटी के कारण उनकी अमेरिकन से काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप हो गया। 1952 में वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन चंग को फिर भी अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे और बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी कंट्री को रिबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स और रोड को तेजी से बिल्ड करना चालू किया। इन सब में हुंडई ने सब में बड़ा मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस बहुत ही फास्ट ग्रो किया। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग डैम और उनका सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस हुंडई ने ही बनाया है। 1960s में चंग अपने अर्ली 50s में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, बट वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर की रोड बना चुके थे और अब बारी थी उस रोड पे चलने वाली कार्स की। 1967 में चंग ने एस्टेब्लिश की हुंडई मोटर कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें वो फोर्ड की एक कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल चलता रहा, जिसके बाद दोनों कंपनियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गए। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी खुद की कंपनी कार बनाए, इसलिए 1973 में चंग ने पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएटली नए पार्टनर ढूंढने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर और वॉल्क्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सबने मना कर दिया। फाइनली उन्होंने उसी साल जापान की मित्सुबिशी कंपनी से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी हुंडई को कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गया था और इस डील में हुंडई अपनी ब्रांडिंग और अपने दिए नाम के साथ कार बेच सकता था। उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी के लिए एक आदेश निकाला, उन्हें एक सिटीजन कार बनानी, एक जो ऐसी कार जो सस्ती और अच्छी हो, जो सिर्फ साउथ कोरिया में बने हुए पार्ट्स ही यूज हो। 1976 में चंग ने एक नया प्लान सेट किया और हुंडई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस कार हुंडई पोनी। ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते हुंडई ने 60% मार्केट कैप्चर कर लिया और वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक कैच इसमें यह था कि साउथ कोरिया का पूरा टोटल मार्केट सिर्फ 30,000 कार का था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। और हुंडई पोनी साउथ कोरिया में जितनी बड़ी फेमस थी, ओवरसीज मार्केट में उतनी बड़ी फेल थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट उड़ जाता था और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इशू आते थे और इन्हीं वजह से हुंडई मोटर कंपनी पिछले 7 साल से लॉस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा उन्हें ये कंपनी जितनी जल्दी होनी चाहिए उतनी जल्दी बंद करनी चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। कंपनी बंद करना तो दूर, उन्होंने एक नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें 3 लाख कार प्रोड्यूस हो सकती थी। कंपनी के ये मैनेजमेंट डिसीजन समझ में ही नहीं आया, आखिर 30,000 के मार्केट में 3 लाख कार कौन खरीदेगा, लेकिन चंग को उसका जॉब पता था। साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी और हर साल हजारों लोग पॉवर्टी से निकलकर इकोनॉमिक में एम्पावर हो रहे थे, जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी
और होंडा की नई कार को फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाने जाने वाला था। 1980 में ये फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में कई सारे इम्प्रूवमेंट करके अपनी पॉली 2 को लॉन्च की। ना केवल ये कार साउथ कोरिया में सुपर हिट रही, बल्कि उसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्री में भी सक्सेसफुल एक्सपोर्ट किया गया। अगले कुछ सालों में होंडा 4 लाख कार बेच के प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। होंडा अब ग्लोबल लेवल पे डिसेंट कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का सब में बड़ा मार्केट यूएसए को क्रैक करना अभी भी बाकी था। इंटेंशनली एक डिसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना जरूरी था। होंडा ने जब यूएस मार्केट को स्टडी किया तो देखा जापानीज ने कॉम्पैक्ट कार का सेगमेंट कैप्चर कर चुका है और यूएस कंपनी ने मीडियम और लार्ज कार का सेगमेंट कैप्चर किया हुआ है। इसीलिए होंडा ने सब कॉम्पैक्ट कार का मार्केट कैप्चर किया जहां कंपटीशन जीरो था। और साथ में होंडा ने देखा कि यूएसए में सेकेंड हैंड कार का मार्केट बहुत बड़ा था। उन्होंने यही कस्टमर को सेकेंड हैंड कार के प्राइस में अपनी नई होंडा एक्सेल प्राइस की, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ में। इसी स्ट्रेटजी ने यूएस की कार मार्केट को हिला के रख दिया। सेकेंड हैंड कार बायर होंडा एक्सेल में शिफ्ट हो गए। 1986 में होंडा ने यूएसए में 1,70,000 एक्सेल बेची और 1987 में करीब 2,60,000। इन दोनों ही साल होंडा एक्सेल यूएसए की टॉप सेलिंग कार बन गई। यूएस मार्केट में अब तक इतनी बड़ी सक्सेस किसी और कंपनी ने नहीं देखी थी और इसी के साथ होंडा एक ग्लोबल लेवल में एक मेजर कार कंपनी बन गई। उसी साल 72 की एज में चंग ने होंडा से रिटायरमेंट ले ली और होनररी चेयरमैन का टाइटल ले लिया, जिसके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी की कमांड संभाली और पहले जिस लगन से बहुत कंपनी चलाया। होंडा आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कंपनी है और 2022 में 40 लाख कार बेची थी। वैसे तो होंडा अपने सिर्फ कार बिजनेस के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है होंडा ग्रुप में 42 कंपनीज है, जैसे होंडा एविएटर, होंडा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और होंडा हेवी इंडस्ट्रीज।